हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल होता क्या है? यूकैरियोटिक सेल हमने पिछले प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल्स में हमने डिफरेंस देखा था कि प्रोकैरियोटिक सेल का जो होता है उसके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होती है, विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है जो कि एक राइबोसोम है ओनली। और यूकैरियोटिक सेल में हम अब पढ़ेंगे, यूकैरियोटिक सेल में हमने पहले भी पढ़ा था कि उसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं और विदाउट भी होती हैं और विद मेम्ब्रेन भी होते हैं। विदाउट मेम्ब्रेन हमारे पास होता है राइबोसोम, सेंट्रियोल और न्यूक्लियोलस। इनके ऊपर कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं होती है। लेकिन अगर हम विद मेम्ब्रेन की बात करेंगे, वो हम आगे पढ़ेंगे, उसमें सिंगल मेम्ब्रेन भी होती है, डबल मेम्ब्रेन भी होती है, विद मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट होती हैं, तभी इसका नाम जो है वो यूकैरियोट्स पड़ा है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। The eukaryotics includes all the protist plants, animals and fungi। यानी कि जितने भी प्रोटिस्ट होंगे, जितने भी प्लांट्स होंगे, एनिमल्स होंगे, फंगी होगी, वो सब किस में आता है? यूकैरियोट्स में आता है। इन यूकैरियोटिक सेल देयर इज एन एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म थ्रू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। यानी कि जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती है उनकी प्रेजेंस में हमारे पास साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होते हैं? कंपार्टमेंट्स डिवाइड हो जाते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होंगी तभी तो कंपार्टमेंट्स होंगे ना। यूकैरियोटिक सेल्स पोसेस द ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद द न्यूक्लियर एनवेलप। जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसमें क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। किसके साथ होता है न्यूक्लियस? न्यूक्लियर एनवेलप के साथ है। यानी कि न्यूक्लियस के ऊपर एक एनवेलप चढ़ा होता है जिसको हम कहेंगे न्यूक्लियर एनवेलप। उसके अलावा यूकैरियोटिक सेल्स के पास वैरायटी में कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी सब्सटेंस होते हैं, साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स होते हैं। उनके पास और क्या होता है? हमारे यूकैरियोटिक सेल्स के पास जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि क्रोमोसोम को कन्वर्ट कर देता है, यानी कि ऑर्गेनाइज्ड कर जाता है क्रोमोसोम में। यानी कि अगर हम प्रोकैरियोटिक की बात करते हैं तो प्रोकैरियोट्स में नहीं होता इतना, मतलब जेनेटिक मटेरियल होता है लेकिन वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट नहीं होता। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होगा कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। जितने भी यूकैरियोट्स होते हैं वो आइडेंटिकल नहीं होते। जैसे कि प्लांट और एनिमल सेल्स की अगर हम बात करते हैं तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होंगी। यानी कि सेल का जो बनावट होगा, सेल के अंदर जो चीज़ें होंगी वो अलग अलग होंगी। जैसे कि प्लांट्स के पास जो होता है वो सेल वॉल होती है। प्लांट्स के पास सेल वॉल प्रेजेंट होगी, प्लास्टिड होगा। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है जो कि एब्सेंट होता है किन में? एनिमल्स में एब्सेंट होता है। दूसरी तरफ अगर हम एनिमल सेल की बात करते हैं, एनिमल सेल में क्या देखने को मिलता है? एनिमल सेल हैव सेंट्रियोल विच आर एब्सेंट इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट्स। यानी कि एनिमल सेल के पास होता है सेंट्रियोल जो कि प्लांट सेल के पास नहीं होता। आपको ये डिफरेंस याद रखना होगा, प्लांट सेल के पास क्या होता है, एनिमल के पास नहीं है, और जो एनिमल सेल के पास है वो प्लांट सेल के पास है या नहीं। तो ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आते बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे ये हमें दिया हुआ है प्लांट सेल का स्ट्रक्चर डायग्राम। तो इसमें क्या है ये देखिए, हमने जो जो चीज़ें पढ़ी हैं इसमें क्या है? न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, गोल्जी अपरेटस है, न्यूक्लियर एनवेलप दिया हुआ है न्यूक्लियस के ऊपर, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें वैक्यूल है, मिडल लेमिला है, सेल वॉल है। मिडल लेमिला इसको बोलेंगे जो यहाँ पे है बीच वाली लाइन, और माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, राइबोसोम है, क्लोरोप्लास्ट है, साइटोप्लाज्म है, और पैरेक्सिसोम्स है, माइक्रोट्यूब्यूल्स है, प्लाज्मोडेस्माटा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, ये हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। सो ये सब चीज़ें किस में है? प्लांट सेल के अंदर है। प्लांट सेल के अंदर जो चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें सेम हैं प्लांट और एनिमल में और कुछ चीज़ें अलग हैं। तो प्लांट सेल के पास सेल वॉल है, सबसे मेन बात ये। ठीक है, इसके पास वैक्यूल है, और इसके पास और क्या है? हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी? प्लास्टिड्स हैं, साइटोप्लाज्म है,
क्लोरोप्लास्ट है, साइटोप्लाज्म तो ऑलरेडी सब में होता है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब हम एनिमल सेल के बारे में देखते हैं। एनिमल सेल में क्या चीज़ें हैं। एनिमल सेल में हमने सब स्पेशल क्या चीज़ पढ़ी थी, हमने पढ़ा था सेंट्रियोल। ठीक है, सेंट्रियोल है। बाकी पैरोक्सिसोम, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर एनवेलप, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, ये सब तो हमने प्लांट सेल में पढ़े थे। इसमें माइक्रोविली भी होती हैं। ये हो गया हमारे पास एनिमल सेल। इससे आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन होती क्या है। सो सेल मेम्ब्रेन होती क्या है। द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन वाज स्टडीड ओनली आफ्टर द एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1950s। यानी कि जब 1950s में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज करी गई थी, उस टाइम पर डिटेल में हमें उससे पहले हम डिटेल में सेल के बारे में नहीं जानते थे। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया तब हमने डिटेल में मेम्ब्रेन के बारे में स्टडी करना शुरू किया। अब ये एक केमिकल स्टडी की गई थी सेल मेम्ब्रेन पर, और आपसे पूछेंगे कि किस की सेल मेम्ब्रेन पर स्टडी करी थी, तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है ह्यूमन की रेड ब्लड सेल्स पर हम क्या किया था, साइंटिस्ट ने स्टडी की थी। उसमें आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, भाई आरबीसी ही क्यों ली थी, ह्यूमन की रेड ब्लड सेल्स ही क्यों ली थी। क्योंकि इनके पास जो है मेम्ब्रेन तो होती है, इसलिए तो पढ़ी थी, लेकिन इनकी कोई अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होती। ना तो इनके पास न्यूक्लियस होता है, ना माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ना गोल्जी, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ना ही अदर मेम्ब्रेन इनके पास होती है। इसलिए इनकी जो क्या बोलते हैं मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन पर स्टडी करना आसान हो गया था साइंटिस्ट के लिए। ठीक है, इसके बाद आता है दिस स्टडी शो दैट सेल मेम्ब्रेन मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। उन्होंने ये देखा, आप ये कहोगे कि सेल मेम्ब्रेन इसके पास कुछ नहीं है तो इनमें कुछ मेम्ब्रेन में डिफरेंस होगा, नहीं। सेल मेम्ब्रेन सभी की एक तरीके से ही होती है। वो स्टडी करी थी कि सेल मेम्ब्रेन में मेनली है क्या क्या, तो उन्होंने दे रखा है लिपिड और प्रोटीन बने थे, और लिपिड जो था वो फॉस्फोलिपिड था। आपसे पूछेंगे कि कौन सा लिपिड था, तो कहेंगे हम फॉस्फोलिपिड। दैट आर अरेंज इन बायलेयर, जो कि बायलेयर में अरेंज था। ऑल्सो द लिपिड आर अरेंज विद इन द मेम्ब्रेन, यानी कि जो लिपिड होता है वो मेम्ब्रेन के साथ भी अटैच होता है विद पोलर हेड टूवर्ड्स। यानी कि जो लिपिड होता है फॉस्फोलिपिड जो मेम्ब्रेन में मिला, सेल मेम्ब्रेन में पाया गया, वो लिपिड की जो अरेंजमेंट था वो बायलेयर था। यानी कि दोनों लेयर्स, दो सेल मेम्ब्रेन की जो लेयर्स थी दोनों पर ही वो था अटैच्ड। अब जो लिपिड था उसका जो हेड था वो बाहर की साइड था, और जो उसकी जो टेल थी उसको हाइड्रोफोबिक बोलते हैं, वो अंदर की साइड थी, इनर पार्ट में। मान लो ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे इसका हेड है और अंदर क्या होगी, टेल। यहाँ पे हेड है, अंदर क्या होगी, टेल। ठीक है, ऐसे ही यहाँ नीचे हेड है, अंदर इसकी टेल। तो ये इस तरीके से इन्होंने दिया हुआ है। तो हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या होगा, फोबिक माने डर, फोबिया यानी डर, हाइड्रो मतलब वाटर, पानी से डर, तो हाइड्रोफोबिक टेल जो थी वो पानी को रिपेल करती थी। और जो हेड होता है, लिपिड का जो हेड होता है वो वाटर लविंग था, उसको हाइड्रोफिलिक कहेंगे। This ensure that the non-polar tail of saturated hydrocarbons is protect from the aqueous environment। तो इससे हम क्या समझ पा रहे हैं, जो टेल जो थी वो अंदर की साइड क्यों थी, क्योंकि वो नॉन पोलर टेल जो थी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की थी, जो कि पानी के एनवायरनमेंट से प्रोटेक्टेड थी। यानी कि वो पानी से बिल्कुल भी अटैच नहीं हो पा रही थी, वो क्योंकि पानी को हेट करती थी, हाइड्रोफोबिक थी। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं इन एडिशन टू फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन ऑल्सो कंटेन कोलेस्ट्रॉल। यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि फॉस्फोलिपिड की मेम्ब्रेन पर और क्या चीज़ें थी। हमने प्रोटीन, लिपिड तो पढ़ लिया, फॉस्फोलिपिड पर कोलेस्ट्रॉल भी देखने को मिला। लेटर बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन क्लियरली रिवील्ड दैट द सेल मेम्ब्रेन
ऑल्सो पोसेस प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। बाद में इन्वेस्टिगेशन पर क्लियरली उनको पता चल गया था कि सेल मेम्ब्रेन के पास प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट देखने को मिला। ठीक है, उसके बाद द रेशो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वेरी करता है डिफरेंट सेल टाइप में, यानी कि जो अलग अलग सेल्स होती हैं उनमें रेशो जो होगा प्रोटीन का अलग रेशो होगा, लिपिड का अलग होगा, सेम नहीं होता। इन ह्यूमन बींग्स में अगर हमने देखा कि जो रेशो है वो 52% प्रोटीन का था और 40% लिपिड का था। ठीक है, ये नोट कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन भी आता है या अपनी बुक में इसको मार्क कर लेना। इरिथ्रोसाइट्स की बात कर रहे हैं कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके आरबीसी, इरिथ्रोसाइट्स को हम क्या कहेंगे, आरबीसी। ठीक है, उसके बाद डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन के बेस पर मेम्ब्रेन प्रोटीन कैन बी क्लासिफाइड इंटीग्रल एंड पेरिफेरल, यानी कि मेम्ब्रेन को हम दो भागों में डिवाइड कर देते हैं एक्सट्रैक्शन के बेस पर। एक पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं और एक इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं। पेरिफेरल प्रोटीन जो होते हैं वो सरफेस पर होते हैं, मेम्ब्रेन के ऊपर यानी कि सरफेस पर होते हैं, और जो इंटीग्रल प्रोटीन्स होती हैं वो पार्शियली होगा और टोटली, यानी कि दोनों तरीके से मेम्ब्रेन के अंदर धसे हुए होते हैं। ठीक है, अब पेरिफेरल प्रोटीन होते क्या हैं, जो बाहर की साइड होते हैं जिनको निकालना आसान हो जाता है, और जो इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं वो अंदर की तरफ धसे हुए होते हैं, या तो पार्शियली होगा यानी कि उस पर थोड़ा सा एनर्जी लगानी होगा, और या तो टोटली बरीड यानी कि बिल्कुल ही ना निकल पाए। ठीक है, इसके बाद हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये देखिए, ये फॉस्फोलिपिड की बायलेयर है और यहाँ पर हमारे पास ये लिपिड है, इसकी जो ये जो हेड है रेड कलर का मैं मार्क कर रही हूँ, और ये इसकी टेल है। ठीक है, और ये हमारे पास इंटीग्रल प्रोटीन हो गया, ये हो गया पेरिफेरल प्रोटीन, ये शुगर और ये कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल भी था हमने पढ़ा ना ऊपर। ओके, और जब प्रोटीन पर शुगर बाइंड करी हुई है इन्होंने, प्रोटीन पर शुगर बाइंड है, और लिपिड पर भी ये फॉस्फोलिपिड है ना, इस पे भी ये शुगर ही है। ठीक है, अब अगर प्रोटीन के ऊपर अगर शुगर प्रेजेंट होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन। अगर लिपिड के ऊपर प्रेजेंट होगी तो उसको बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। An improved model of structure of cell membrane was proposed by Singer and Nicholson। अब यहाँ से आपसे पूछ सकता है कि एक मॉडल सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर का एक मॉडल दिया गया था, वो सिंगर और निकोलसन ने दिया था 1972 में। किस पे उन्होंने क्या दिया था, उन्होंने कहा था कि एक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के नाम से। कौन सा मॉडल था, नाम क्या था मॉडल का, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। कब दिया था, 1972 में। किसने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन ने। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, कई बार पूछा गया है नीट में भी, और आपके जैसे आप 11th के सीबीएसई बोर्ड से हैं तो वहाँ से भी पूछा गया है। अकॉर्डिंग टू दिस द क्वेसी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड एनेबल लेटरल मूवमेंट्स। अब ये बोल रहा है कि इसके अकॉर्डिंग जो लिपिड्स होते हैं वो लेटरल मूवमेंट शो करते हैं। किसके, प्रोटीन के। फ्लूइड में कोई भी जो उन्होंने सेल मेम्ब्रेन का मॉडल दिया था उसको बताया था कि जो मेम्ब्रेन होती है वो क्वेसी फ्लूइड नेचर की थी, जो लिपिड्स होते हैं। अब जब लिपिड के अंदर, लिपिड्स आपने देखे हेड और टेल होती है उसमें, उसके अंदर क्या धसे हुए थे, हमारे पास प्रोटीन थे। प्रोटीन जो थे वो लेटरल मूवमेंट शो करते हैं क्योंकि वो क्वेसी फ्लूइड नेचर का था, यानी कि उसमें थोड़ी सी हिलडुलने वाली क्षमता थी ओवर द बायलेयर। ठीक है, दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन मेजर्ड बाय फ्लूइडिटी। ये एक ऐसी क्षमता को, फ्लूइडिटी की क्षमता को बताता है कि उसमें प्रोटीन कितना मूवमेंट कर रहा है। द फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट टू व्यू ऑफ फंक्शन लाइक सेल ग्रोथ। जो फ्लूइड नेचर होता है मेम्ब्रेन का वो क्या इम्पोर्टेंट करता है, काम फंक्शन, काम के आधार पर हमने फ्लूइड नेचर जो मेम्ब्रेन का होता है उसको डिवाइड किया है।
क्या करती है? मेम्ब्रेन सेल ग्रोथ करवाती है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन यानी कि इंटरसेलुलर जंक्शंस को बनाती है, उसमें सिक्रीशन करवाती है, उसमें एंडोसाइटोसिस होती है, सेल डिवीजन होता है। ये काम कौन करता है? फ्लूइड नेचर वाली मेम्ब्रेन। इसके ये पॉइंट्स हैं। उसके बाद हम बात करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। इन्होंने एक और काम दिया है। फंक्शन क्या है? ये ट्रांसपोर्ट में काम करता है, मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट का काम करता है। सिक्रीशन करेगा तो ट्रांसपोर्ट भी करेगा। द मेम्ब्रेन आर सिलेक्टिवली परमेबल। अब यहाँ से भी एक काफ़ी अच्छे से क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कि मेम्ब्रेन कैसी होती है? सिलेक्टिवली परमेबल होती है। ठीक है। The membrane are selectively permeable to some molecule present on either side of it. कुछ molecules इसके selectively permeable होती है, कुछ molecules इसके ऊपर present होते हैं ताकि ये किसी भी ट्रांसपोर्ट को करवा सके। अब अलग अलग तरीके के ट्रांसपोर्ट होते हैं, मैं आपको वो बताती हूँ, और वो सारे तरीके के ट्रांसपोर्ट आपको अपनी बुक में नोट करने हैं या हाईलाइट करने हैं, वो मैं हाईलाइट करके बता रही हूँ आपको। सबसे पहले आता है हमारे पास पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट होता क्या है? पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल जो होगा, कुछ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाते हैं बिना किसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट के। तो हम यहाँ पे इसको हाईलाइट करते हैं कि मैनी मॉलिक्यूल्स कैन मूव ब्रीफली अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी एंड दिस इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसलिए इसको क्या कहेंगे? पैसिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं न्यूट्रल सॉल्यूट्स के बारे में। न्यूट्रल सॉल्यूट्स कौन से सॉल्यूट्स होते हैं? ऐसे सॉल्यूट्स जो कि मेम्ब्रेन्स को क्रॉस कर जाते हैं सिंपल डिफ्यूजन से। वो एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग चलते हैं, जैसे कि हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ हो जाएंगे। ठीक है। ऐसे ही वाटर क्या करता है? मूव करता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग, जो कि हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जाएगा। हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, यहाँ पे भी हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो आपको याद रखना है न्यूट्रल सॉल्यूट्स और वाटर की यहाँ बात चल रही है। उसके बाद ये जो मूवमेंट होता है वाटर का, वो ऑस्मोसिस के थ्रू होता है, उसको ऑस्मोसिस कहते हैं। डिफ्यूजन तो ये भी करता है। ठीक है। न्यूट्रल सॉल्यूट्स क्या करेंगे? सिंपल डिफ्यूजन करेंगे, और जो वाटर होगा वो डिफ्यूजन के थ्रू, उसको हम क्या कहेंगे? ऑस्मोसिस। उसके बाद हमारे पास आता है कुछ और इम्पोर्टेंट। पोलर मॉलिक्यूल्स कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बायलेयर। अब आपको ये पता होगा पोलर नॉन पोलर क्या होता है। जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमें पता है कि जो लिपिड की बायलेयर है वो नॉन पोलर है। क्योंकि नॉन पोलर क्यों है? क्योंकि इसके जो टेल है वो नॉन पोलर है, वो वाटर को रिपेल करती है। तो पोलर मॉलिक्यूल उससे पास नहीं होते, तो उसके लिए क्या ज़रूरत होगी? कैरियर प्रोटीन्स की ज़रूरत होगी। कैरियर प्रोटीन यानी कि ऐसे प्रोटीन उनको मिल जाए कि वो एक जगह से दूसरी जगह उनको ले जा सके। ठीक है। ऑफ द मेम्ब्रेन टू फैसिलिटेट देयर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ये यहाँ पे लाइन दी हुई है। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ आयंस की। आयंस कैसे मूव करते हैं? Few ions or molecules are transport across the membrane against their। अब यहाँ से आप याद रखना कि उनसे वो पूछ लेंगे कि अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स के अगेंस्ट कौन चलता है, तो आप कहेंगे आयंस। ठीक है। और कैसे चलते हैं? फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन। आप इन चीज़ों में कंफ्यूज मत होना बस। फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन कौन जाता है? आयंस। अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये याद रखना, अगेंस्ट। ठीक है। जहाँ जहाँ पर मैंने रेड पेन से मार्क किया है, ये चीज़ों को आप कंपेयर करना कि वाटर कैसे जाता है, न्यूट्रल सॉल्यूट्स का क्या है और आयंस का क्या है। ठीक है। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। इन्होंने एक और ट्रांसपोर्ट दिया हुआ है, ये देखिए। सच ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस इन विच ATP इज यूटिलाइज्ड इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यानी कि
कुछ एनर्जी पर डिपेंड करने वाले ट्रांसपोर्ट भी होते हैं, सब्सटेंस होते हैं जिनको एनर्जी की ज़रूरत होती है कि भाई वो बिना किसी एनर्जी के ट्रांसपोर्ट हो ही नहीं सकते। तो उन ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम क्या कहते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब कौन सी एनर्जी इनमें लगती है? एटीपी लगती है। और इसमें कौन सा पंप दिया हुआ है? सोडियम पोटेशियम पंप। किसकी बात की हुई है? सोडियम पोटेशियम पंप। ऐसे ट्रांसपोर्ट पंप होते हैं जो कि इसको मूव कराते हैं कुछ ऐसे सब्सटेंस को जिनमें एटीपी यानी एनर्जी की नीड होती है। अब उसके बाद हम चलते हैं सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल क्या होती है? सेल वॉल एक ऐसी नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर होता है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटर कवरिंग को कवर करता हुआ जाता है। और ये कहाँ देखने को मिलता है? नॉन लिविंग होता है सेल वॉल और आउटर कवरिंग करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, और देखने को मिलता है फंगी और प्लांट्स में। ठीक है। अब ये कह रहा है कि सेल वॉल नॉट ओनली गिव शेप, यानी कि सेल वॉल सिर्फ शेप ही नहीं देता, सेल को ये क्या करता है? प्रोटेक्ट भी करता है, मैकेनिकल डैमेज से और इन्फेक्शन से बचाता है। और क्या करता है? सेल टू सेल इंटरेक्शन करवाता है जो कि बैरियर होता है अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स के लिए, यानी कि सेल टू सेल जब इंटरेक्शन हो रहा होता है उसमें हेल्प करवाता है सेल वॉल। और ये एक बैरियर का काम भी करता है, कोई बाहर से मैक्रोमोलिक्यूल्स अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स आना जाए। ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आएंगे, मैं उनको बता रही हूँ। एल्गी के पास जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी हुई होती है? सेलुलोज की, गैलेक्टन्स की, मैनन्स की, मिनरल्स की, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट मिनरल हो गया। और दूसरी साइड जो सेल प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी हुई होती है? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन्स एंड प्रोटीन्स की। अब इसके बाद द सेल वॉल ऑफ यंग प्लांट सेल, द प्राइमरी वॉल इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ। अब यहाँ पर बात क्या कर रहे हैं? जो सेल वॉल होती है यंग प्लांट सेल में, जिसको हम प्राइमरी वॉल कहेंगे, वो ग्रोथ के लिए कैपेबल होती है, विच ग्रेजुअली डिमिनाइज्ड इज एज अ सेल मैच्योर एंड ये एक सेल मैच्योर को मतलब कि सेल को मैच्योर करवाती है प्राइमरी वॉल। अब सेकेंडरी वॉल इज फॉर्म इनर टूवर्ड्स द मेम्ब्रेन साइड ऑफ द सेल। अब मैं आपको प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल के बारे में बताती हूँ। प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल होती क्या है? अब जो प्लांट सेल होती है वो 4 टाइप की होती है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है, पेरेन्काइमा होती है, कोलेन्काइमा होती है, स्क्लेरेन्काइमा होती है। इसमें मेरिस्टेमेटिक जो सेल होती है, जो मेरिस्टेमेटिक सेल होती है वो यंग होती है। ठीक है, यंग प्लांट सेल होती है। और जो कोलेन्काइमा स्क्लेरेन्काइमा होती है वो मैच्योर होती है। ओके। अब हम प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल में डिफरेंस जानते हैं। प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल होती क्या है? प्राइमरी सेल वॉल, मान लीजिए मैं आपको बताती हूँ, जैसे मेरे पास ये हो गई एक सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। अब इसके ऊपर मैंने एक प्राइमरी सेल वॉल बनाई। ठीक है। अब मैं इसको मैं PCW लिख सकती हूँ, प्राइमरी सेल वॉल। ओके। और ये हो गई हमारे पास सेल वॉल। अब हम बनाते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। अब ये हमारे पास क्या हो गई? सेल वॉल। उसके ऊपर मैंने बनाई, आप कलर से पहचान लेना मैं प्राइमरी सेल वॉल बना रही हूँ। ठीक है, ये प्राइमरी सेल वॉल हो गई, सेल वॉल हो गई। ओके। अब क्या होता है, इन्होंने बोला है कि जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है वो इनर साइड आती है सेल वॉल के, प्राइमरी सेल वॉल के अंदर की तरफ से ग्रो करती है, इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के इनर साइड।
अब आप ये पूछेंगे कि सेकेंडरी सेल वॉल की लोकेशन क्या है। सेकेंडरी सेल वॉल की जो लोकेशन होती है वो सेल मेम्ब्रेन और प्राइमरी सेल वॉल के बीच में होती है, बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। ये हमारे पास मान लीजिए ये सेकेंडरी सेल वॉल है। और ये सेकेंडरी सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है, आपको नहीं पता होगा तो आप नोट कर लेना कि लिग्निन की बनी होती है। लिग्निन जो होता है वो स्क्लेरेन्काइमा में होता है और फाइबर्स होते हैं इसमें, वेसिकल्स होते हैं। ठीक है, इसको हम बोल देंगे सेकेंडरी सेल वॉल। अब जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है ये ग्रो नहीं कर पाती, ठीक है, और ये एक मैच्योर सेल बन जाती है। ये थिकर होती है, रिजिड होती है, ठीक है। और जो प्राइमरी सेल वॉल होती है इसका काम क्या है, ये किस तरह की होती है, ये यंग प्लांट सेल होती है, ये ग्रो कर सकती है, कैपेबल होती है ग्रो करने के लिए। ओके, अब हम फिर से अपना स्टार्ट करते हैं आगे का पढ़ना। द मिडल लेमिना इज अ लेयर मेनली ऑफ कैल्शियम पैक्टेट। अब ये कह रहे हैं कि जो मिडल लेमिना क्या होता है, ये मेनली कैल्शियम पैक्टेट का बना होता है, जो कि ग्लू का काम करता है, होल्डिंग का काम करता है। किसमें, जो हमारे आसपास की जो सेल्स होती हैं, सेल्स को जोड़ने का काम करता है। कौन काम करता है जोड़ने का, मिडल लेमिना। ओके, the cell wall and middle lamella may be traversed by plasmodesmata which connect the cytoplasm of neighboring cell। जो सेल वॉल और मिडल लेमिला के बीच में जो ट्रांसफर होती है वो कौन सी चीज़ होती है, वो होती है प्लाज्मोडेस्मेटा, जो कि सेल वॉल और मिडल लेमिला को जोड़ करके रखती है। ट्रांसपोर्ट का सिस्टम, यानी कि यहाँ से चीज़ें आ जा सकती हैं। विच कनेक्ट द साइटोप्लाज्म, नेबरिंग सेल की साइटोप्लाज्म को एक दूसरे से कनेक्ट करती हैं। जैसे हमारे पास एक ये सेल हो गई और इसी के साथ एक ये सेल हो गई, इनके बीच का जो साइटोप्लाज्म होता है इसको कनेक्ट करने वाला ये हो गया हमारे पास प्लाज्मोडेस्मेटा, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास मिडल लेमिला। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की। While each of membranous organelles are distinct, यानी कि जो मेम्ब्रेन ऑर्गेनलीज होती हैं आपको पता है वो तो अलग अलग होती हैं। अब इन्होंने कुछ बता रखे हैं स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेसिस पर क्या है, मेम्ब्रेन को अलग अलग डिफाइन कर दिया। कुछ मेम्ब्रेन एक साथ मिलकर के काम कर रही हैं, कुछ नहीं करती हैं कोऑर्डिनेशन, तो उनके बेसिस पर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बना दिया है। और एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में जो नहीं आते वो भी इसमें दिखाए हुए हैं। जैसे कि स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेसिस पर मेनी ऑफ दीज आर कंसीडर टुगेदर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, बिकॉज जो वो दोनों क्या करते हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब ही क्या होता है कि वो फंक्शन और कोऑर्डिनेशन साथ में करते हैं, कोई भी वो काम कर रही होती हैं। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या आती है हमारे पास, सबसे पहले हाईलाइट कर लेते हैं इसको। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आती है हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम ईआर बोलते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया, लाइजोसोम हो गया और कुछ वैक्यूल्स आ गए। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि जो एंडोमेम्ब्रेन का सिस्टम नहीं है, यानी कि पार्ट नहीं है, वो कौन कौन से हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम। ये नॉट मैं आपको बार बार बता रही हूँ, ये नॉट कोऑर्डिनेट नहीं करती हैं। किससे, अबोव कंपोनेंट से, किससे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी और लाइसोसोम एंड वैक्यूल के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं बनाती हैं। क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करते हैं, न्यूक्लियस के पास ही वो अटैच होती है, न्यूक्लियस से ही निकला हुआ होता है। जैसे ये न्यूक्लियर है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ गई। ठीक है, तो मैं आपको स्ट्रक्चर अभी दिखाने वाली हूँ। और जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, पेरोक्सिसोम्स हो गए। माइटोकॉन्ड्रिया अपने खाना खुद बना लेता है, वो पावर हाउस होता है, तो वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता। उसके पास खुद ही एक राइबोसोम्स होते हैं। क्लोरोप्लास्ट भी सेम ऐसा ही काम करता है। पेरोक्सिसोम्स, ये सब इनके साथ कोऑर्डिनेट नहीं करते, तो ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि एंडोमेम्ब्रेन के सिस्टम का पार्ट कौन नहीं है और कौन है। ठीक है,
अब हम नेक्स्ट क्लास में हम आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि मैं सारी आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी हो गया, लाइसोसोम हो गया या और भी जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट नहीं है, हम एक एक टॉपिक में आपको डिटेल में बताऊंगी और छोटी छोटी मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड करूंगी जिससे आपको पढ़ने में भी आसानी हो। तो हर एक टॉपिक की मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप नए चैनल से जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट में आप पूछना चाहते हैं वो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल।